चैप्टर 111। ट्रेन में बैठी डेबी बाहर खिड़की से रात का आसमान देख रही थी और बेसब्री से बोली, अभी तक क्यों नहीं पहुंचे? कितना समय हो गया? पहले ही रात हो चुकी थी और ट्रेन में बाकी यात्री सब आराम कर रहे थे। उसकी आवाज़ इतनी जोर से थी कि कई लोगों ने असंतोष से उसकी ओर देखा। डेबी बिल्कुल भी नहीं डर रही थी। उसने अपनी आंखें फैलाकर कहा, क्या देख रहे हो मम्मी? डेबी के मुकाबले मिया शर्मिंदा थी। उसने डेबी की आस्तीन खींची और कहा, हम केवल सुबह 6 बजे ही पहुंचेंगे। अभी तो सिर्फ 1 बजे हैं। क्यों पहले थोड़ी देर सो नहीं जाती? डेबी ने कहा, तुमने नहीं कहा था कि अब ट्रेन बहुत तेज है? इसे तेज कहा जा सकता है? मिया ने निस्सहाय होकर कहा, जो तेज होती है उसे हाई स्पीड रेल कहते हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता यह महंगी थी और तुम खरीदना नहीं चाहती थी? ट्रेन टिकट खरीदने का दोष किसे देना चाहिए? जैसे ही इस बात का जिक्र हुआ, डेबी गुस्से में आ गई। अगर क्रिस्टल नाबालिग नहीं होती तो मैं उसे ढूंढने के लिए इतनी दूर क्यों जाती? मिया ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, वो सच में बहुत ही अकारण है। मुझे पता था कि जब वो निवास परिवार लौटेगी तो वो हमारी परवाह नहीं करेगी। मैंने कहा था कि उसे वापस मत भेजो, लेकिन तुमने मेरी नहीं सुनी। तुम्हें केवल $20,000 की चिंता है। क्या यह मेरी गलती है? डेबी ने तेज आवाज में कहा, उस लड़की को कॉलेज में दाखिला मिल गया है, इसलिए वो अब यहाँ नहीं रह सकती। बेहतर होगा कि इस मौके का फ़ायदा उठाकर पैसा कमाया जाए। क्या तुम्हें लगता है कि शहर में पढ़ाई शुरू करने के बाद वो हमारी याद करेगी? मिया ने कहा, मैं ऐसा नहीं कह रही थी। वे बात करना बंद नहीं कर पा रहे थे। आखिरकार एक युवती ने हिम्मत करके कहा, अरे आप दोनों, आपको पता है कि रात के 1 बजे हैं। अगर आप इतनी जोर से बात करेंगे तो पूरी डिब्बा सुन लेगी। ठीक है कि आप सो नहीं रही हैं, लेकिन हमें हमारी नींद चाहिए। डेबी तुरंत खड़ी हो गई, युवती की ओर इशारा किया और डांटा, क्या मैंने सिर्फ कुछ शब्द कहकर तुम्हें परेशान किया? तुम छोटी बच्ची, मैं टिकट खरीद चुकी हूं तो बात क्यों नहीं कर सकती? युवती का चेहरा अचानक गुस्से से लाल हो गया। मैडम, आप मुझे क्यों गाली दे रही हैं? आपने टिकट खरीदी, हमने भी टिकट खरीदी है ना? डेबी ने सूंघा, और क्या हुआ अगर मैं गाली दे रही हूँ? क्या तुम्हें पता है बड़ों का सम्मान और छोटे की देखभाल का मतलब क्या होता है? बड़ों का सम्मान और छोटे की देखभाल? युवती गुस्से में कांप उठी। क्या आप मेरे सम्मान के लायक हैं? डेबी हंस पड़ी। क्या मतलब है? जैसे ही उसने ये कहा, वो दौड़कर युवती को मारने वाली थी। युवती के पास बैठा मजबूत आदमी भी खड़ा हो गया और गंभीर आवाज में बोला, बुजुर्ग महिला, आप मेरी पत्नी के साथ क्या करना चाहती हैं? डेबी युवती से डर नहीं रही थी, लेकिन उसके सामने वाला आदमी एक पहाड़ी की तरह मांसल था। वो उसे हराने में बिल्कुल असमर्थ थी। अनजाने में उसने गर्दन से कोड़ ली और कहा, क्या आप मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं? कोई न्याय है? बूढ़ी महिला को मारने की हिम्मत कैसे? हालांकि डिब्बे में बैठे लोगों को पहले ही उससे परेशानी थी और कोई उसकी मदद के लिए बोल नहीं रहा था। तभी डेबी डर गई। उसने दांतों तले दबा लिया और कहा, क्या मैंने सिर्फ कुछ शब्द नहीं कहे? सुन लो, मेरी पोती एक अमीर लड़की है, फार्बी के एक बड़े परिवार की लड़की। अगर तुमने मेरी तरफ उंगली भी उठाई तो तुम्हारा अंत अच्छा नहीं होगा। मजबूत आदमी ने ताना मारा, क्या तुम्हें लगता है कि हर कोई तुम्हारे जैसा है? मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें मारूंगा? हाँ, अगर तुम बहस करती रहोगी तो मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता। युवती ने तंज कसा, अगर तुम्हारी पोती अमीर लड़की है तो वो ट्रेन क्यों ले रही है? उसने तुम्हारे लिए प्राइवेट प्लेन क्यों नहीं लिया? डेबी गुस्से में लाल हो गई, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए उसे इसे दबा लेना पड़ा। चैप्टर 112। जैसे ही वो अपनी सीट पर बैठी, जितना अधिक सोचती उतना ही उसका गुस्सा बढ़ता गया। लेकिन उसने उस मांसल आदमी से बहस करने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार वो उसके जितनी मजबूत नहीं थी। उसने फिर से क्रिस्टल को डांटना शुरू किया, मैंने ये बदकिस्मत क्यों पाल लिया था? जब वो लड़की के रूप में पैदा हुई थी, मुझे सीधे अस्पताल में ही उसका गला घोंट देना चाहिए था। लेकिन योंगपिंग ने उसे पालने पर जोर दिया। उसने ऐसी कृतघ्न इंसान को पाला। उसकी आवाज़ बहुत नीची थी। आखिरकार वो मांसल आदमी से डर रही थी। मिया ने नीची आवाज़ में कहा, ठीक है माँ, अब इसे छोड़ दो। हम भोर तक फार्बी पहुँच जाएंगे। जब समय आएगा हम क्रिस्टल से आमने सामने इस बारे में पूछेंगे। अभी आराम कर ले। इतना कहते हुए उसने मांसल आदमी पर चोरी छिपे नजर डाली। डेबी ने ताना मारा, तुम देखो, तुम्हारी बेटी एवास परिवार की सबसे बड़ी बेटी है, फिर तुम उससे डर क्यों रही हो? मिया ने खुद से कहा, अगर तुम डरपोक नहीं हो तो फिर उसके साथ बहस क्यों नहीं कर रही?
ठीक है। डेबी अपनी सीट पर झुकते हुए बोली, सो जाओ। सुबह जल्दी उठते ही डोरा को स्टेसी की कॉल मिली, लेकिन कॉल स्टेसी से नहीं थी, बल्कि वाइट परिवार के चौथे यंग मास्टर क्लिंट से थी। हेलो, क्लिंट ने शिष्टतापूर्वक कहा। क्या यह मिस इवांस है? हाँ, डोरा को बुरा आशय महसूस हुआ। क्या हुआ? आप स्टेसी का फ़ोन क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्लिंट ने कहा, स्टेसी अभी अस्पताल में है, मैंने उसकी कॉल हिस्ट्री देखी। आप अंतिम व्यक्ति हैं जिन्होंने उससे संपर्क किया, इसलिए मैं आपसे स्थिति जानना चाहता हूँ। डोरा स्तब्ध रह गई। अस्पताल? स्टेसी को क्या हुआ? आज नौकरानी ने उसे दरवाजे पर पाया। क्लिंट ने भौहें चढ़ाईं और कहा, ऐसा लग रहा था कि उसे बहुत डर लगा था। उसने किसी को देखकर डर महसूस किया और वो गहरे सम्मोहन में चली गई। डॉक्टर उसकी जांच कर रहे हैं। वो सम्मोहन में है? डोरा ने कहा, कल तक तो वो ठीक थी। ये कैसे? डॉक्टर ने कहा कि वो डर गई थी। क्लिंट ने कहा, अब वो लोगों से बहुत डरती है। मैं जानना चाहता था कि क्या आपके पास अभी समय है? अगर आप आ सके तो कृपया उसे देखें, यह उसकी हालत में मदद कर सकता है। डर कर डोरा ने अनजाने में कल स्टेसी द्वारा किए गए कृत्य के बारे में सोचा। उसने सोचा था कि आज सुबह उठते ही उसे क्रिस्टल की मौत की खबर मिलेगी, लेकिन उसे ये खबर मिली कि स्टेसी डर से पागल हो गई थी। ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ, डोरा ने कहा। स्थान भेज दो। डोरा ने दिए गए पते का पालन किया और एक झलक में कॉरिडोर में क्लिंट को देखा। वो 17 साल का था और पहले से ही बहुत लंबा। उसके चेहरे के फीचर्स सुंदर और ठंडे थे। वो स्कूल में निश्चित रूप से एक शानदार शख्सियत था। वो अपने दूसरे भाई साइरल से बिल्कुल अलग था। मिस इवांस, क्लिंट ने शिष्टतापूर्वक सिर झुकाया और कहा, परेशानी के लिए खेद है। कोई बात नहीं। डोरा ने कंसल्टिंग रूम की ओर देखा और पूछा, स्टेसी अंदर है? हाँ। क्लिंट खड़ा हुआ और कंसल्टिंग रूम का दरवाजा खोला। डोरा पीछे पीछे गई और देखा कि स्टेसी सोफे पर बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें खाली नजर आ रही थीं। वो सुस्त दिख रही थी, लेकिन जब उसने डोरा को देखा, वो अचानक खड़ी हो गई और उसकी आंखें लाल हो गईं। डोरा, डोरा! डॉक्टर अचानक खड़े हुए और बोले, मरीज फिर से उत्तेजित हो गई है। वो दूसरों पर हमला शुरू कर सकती है, पहले बाहर निकल जाओ। डोरा डरकर क्लिंट के पीछे छिप गई और धीमी आवाज में बोली, स्टेसी, स्टेसी, तुम्हें क्या हुआ? मैं डोरा हूँ, क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? डोरा, स्टेसी ने दांत पीसते हुए कहा, तुमने मुझे नुकसान पहुंचाया। ये तुम ही हो। चैप्टर 113। डोरा की आंखों में चमक थी। उसे एहसास हुआ कि स्टेसी की वर्तमान स्थिति का कुछ संबंध क्रिस्टल से है। उसने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, क्लिंट। डोरा ऐसा क्यों कहेगी? मैंने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया, हम अच्छे दोस्त हैं। मैं उसे कैसे चोट पहुंचा सकती हूँ? लेकिन क्लिंट उसके आंसुओं से प्रभावित नहीं हुआ। वो बस भौहें चढ़ाकर डॉक्टर की ओर देखा, जिसने स्टेसी को सोफे पर वापस दबाया और कहा, वो अभी भावनात्मक रूप से अस्थिर हैं। आपको पहले बाहर जाना चाहिए। डोरा ने स्टेसी को एक बार और देखा और फिर कंसल्टिंग रूम छोड़ दिया। क्लिंट धीरे धीरे स्टेसी के पास गया और नीची आवाज में कहा, ठीक है। वो चली गई। स्टेसी, जो अभी अभी पागल जैसी अभिनय कर रही थी, शांत हुई और भड़की, धत तेरी की डोरा, कैसे उसने मुझे हथियार के रूप में इस्तेमाल किया? क्या हुआ? क्लिंट ने कहा, मेरे पास आप दोनों के साथ उलझने का इतना समय नहीं है। पिछली रात जो हुआ था उसे याद करके स्टेसी का पूरा शरीर सख्त हो गया। उसकी पागलपन दिखाना नकली था, लेकिन वो सच में डर गई थी। उसने पूरी कहानी क्लिंट को सुनाई, दांत पीसते हुए कहा, अगर मैंने पागल होने का नाटक नहीं किया होता तो ल्यूक मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। वो आदमी आसान दिखता है, लेकिन वास्तव में सबसे क्रूर है। इतने सालों तक हारोल्ड के पास रहकर उसका दाहिना हाथ बनने के लिए वो निश्चित रूप से कोई साधारण इंसान नहीं है। क्लिंट ने पूछा, तुमने डोरा को यहाँ इसलिए बुलाया ताकि उससे छुटकारा पा सको? स्टेसी ने अपने बाल संवारते हुए कहा, अन्यथा अगर ल्यूक मुझे मानसिक अस्पताल में डाल देता तो मैं केवल लक्षित स्थान बदल सकती थी। उसकी आंखें ठंडी हो गईं। अगर डोरा नहीं होती तो मैंने क्रिस्टल को कुछ भी नहीं किया होता। क्लिंट ने और कुछ नहीं कहा। स्टेसी ने कहा, आज मदद के लिए धन्यवाद। हमारे परिवार में तुम ही एक ऐसे हो जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ। मैं 2 दिन अस्पताल में रहूंगी, फिर वापस चली जाऊंगी। तुम स्कूल वापस जा सकते हो। डोरा का क्या? स्टेसी ने ताना मारा और कहा, क्या मैं डोरा को छूने की हिम्मत करती? उसके भाई उसे इतनी अच्छी तरह से बचा रहे हैं। अगर उन्हें पता चला कि मैंने कुछ किया तो वे मुझे जिंदा ही खाल उधर देंगे। उसके पिता की बात ही छोड़ो। ये कहते हुए
वो नाक भान से कुड़े और कहा, मैं देखना चाहती हूँ कि क्या ल्यूक डोरा को चोट पहुँचाने की हिम्मत करेगा। क्रिस्टल को चाटने की वजह से नींद से जागा। जैसे ही उसने आंखें खोली, उसने नीली आंखें और बड़ा बालों वाला चेहरा देखा। डाना दरवाजे के बाहर खड़ी थी, उसके नर्वस हाथ पूरी तरह पसीने में थे। वो आधे घंटे से बाहर खड़ी थी। जब उसने बड़े बाघ को बिस्तर के पास लेटे देखा तो वो बहुत चिंतित हुई। क्या असिस्टेंट ब्रिटन ने नहीं कहा था कि यह घर में कभी नहीं आता? न केवल ये बड़ा बाघ घर में आया, बल्कि क्रिस्टल की खुशबू का पीछा करके दूसरे फ्लोर तक भी आया। कोको। क्रिस्टल ने आंखें खोली और कोको को देखा। उसने मुस्कुराते हुए आंखें सनकरी की। तुम मुझे उठने के लिए कह रहे हो? उसने अपनी आंखें रगड़कर बिस्तर से उठकर बैठ गई। जब उसने समय देखा तो पहले से ही 9 बजे थे। डाना ने दरवाजे पर धीरे से कहा, क्रिस्टल, तुम डरती नहीं हो? क्रिस्टल ने कहा, डाना, वास्तव में कोको बहुत आज्ञाकारी है। वो डरावना लगता है, लेकिन वास्तव में बहुत कोमल है। डाना बेबस हो गई। तुमने उस चेहरे के लिए कोमल शब्द कैसे कहा जो ऐसा दिख रहा था जैसे अगर मैं नाराज हूं तो तुम्हें निगल जाऊंगी। क्रिस्टल बिस्तर से उठकर स्लीपर पहनकर बाथरूम में गई और डेविल दरवाजे पर बैठकर उसे देख रहा था। डाना ने इसे देखा और महसूस किया कि यह सच में एक बड़ा बिल्ली जैसा था। नहीं, वो क्रिस्टल से भ्रमित हुई थी। भले ही वे बिल्ली जैसे जानवर हों, लेकिन बाघ और बिल्ली दो पूरी तरह अलग चीजें हैं। क्रिस्टल, तुम्हारा नाश्ता अभी भी गर्म है, तुम नीचे आकर खा सकती हो, डाना ने कहा। मैं पहले नीचे जाती हूँ। चैप्टर 114। स्नान करने के बाद क्रिस्टल नीचे उतरी। डाइनिंग टेबल पर ताज़ा फ्राइड श्रिम्प का एक कटोरा, स्वीट बीन्स रोल और एक प्लेट फल रखी हुई थी। स्वादिष्ट नाश्ता करने के बाद क्रिस्टल ने यह ऑनिंग किया। जैसे ही वो डेविल के साथ टहलने बाहर जाने ही वाली थी, जो उसके कपड़ों के किनारे काट रहा था, उसका मोबाइल फ़ोन बजा। फ़ोन कॉल एंटनी की तरफ से था। उसने बेचैन आवाज़ में कहा, अभी एवेंस परिवार के घर वापस आओ। क्रिस्टल ने पूछा, क्यों? मैं अपने नए पालतू के साथ टहलने जा रही हूँ। एंटनी का चेहरा काला हो गया और उसने कहा, तुम्हारी दत्तक दादी और माँ यहाँ हैं। क्रिस्टल, जो कुर्सी पर बैठकर पैर झूल रही थी, इस बात को सुनकर रुक गई और पूछी, क्या? एंटनी चिढ़ते हुए बोला, सुबह सुबह नौकरानी आए और बताया कि 2 महिलाएं तुम्हें देखने आई हैं। एक ने माँ होने का दावा किया और दूसरी ने दादी होने का। आज घर में सिर्फ मैं ही हूँ। मुझे बहुत परेशान किया। वे तुम्हें देखना चाहती हैं और तब तक नहीं जाएंगी जब तक तुम्हें नहीं देख लेती। यहाँ आओ। क्रिस्टल ने ओह कहा और अचानक पूछा, क्या डोरा घर नहीं है? एंटनी ने थोड़ी देर सोचा और जवाब दिया, नहीं, वो यहाँ नहीं है। क्रिस्टल ने और कुछ नहीं कहा और फ़ोन काट दिया। एंटनी ने मोबाइल फ़ोन रख दिया और घूमकर लिविंग रूम में बैठे डेब्बी और मिया की ओर देखा, जो लालची निगाहों से चारों ओर देख रही थी। उन लोगों में दूसरों को पसंद आने की क्षमता बिल्कुल नहीं थी। एंटनी सोच भी नहीं सकता था कि ये महिलाएं वही हैं जिन्होंने क्रिस्टल को पाला। उनकी तुलना में क्रिस्टल बस थोड़ी भोली थी, लेकिन वो दूसरों को इतना असहज नहीं करती थी। अरे, मिस्टर एवेंस, डेब्बी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सुना है कि एवेंस परिवार के सभी युवा मास्टर अच्छे दिखते हैं। आज आपको देखकर पता चला कि ये बातें सच हैं। देखो, आप टीवी के फिल्म स्टार्स से भी ज़्यादा हैं। उसने अपना हाथ बढ़ाया और एंटनी की आस्तीन खींची। ओह, ये फैब्रिक महंगा है ना? ऐसा शर्ट बनाने के लिए काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ा होगा, है ना? एंटनी ने भौहें चढ़ाईं और अपनी आस्तीन खींच ली। महंगा नहीं है। मुझे पता है कि आपका एवेंस परिवार अमीर है। आप सभी बेहतरीन चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तुम्हारी बहन के लिए तो अफसोस है। वो बचपन से हमारे साथ गांव में मुश्किल जीवन जी रही है। हाय। डेब्बी ने आह भरी। एंटनी ने क्रिस्टल का जिक्र सुनकर पूछा, क्या उसे बचपन में बहुत कष्ट हुआ? हम कुछ नहीं कर सकते थे। हमारा परिवार गरीब है और वो बचपन से बहुत नखरेबाज रही है। हमेशा घर का सबसे अच्छा खाना खाती थी। जब बड़ी हुई तो फैशनेबल हो गई और हमें पूरे दिन नई पोशाकें खरीदने के लिए कहती रहती थी। डेब्बी का अंदाज बहुत सच्चा था। अगर एंटनी का क्रिस्टल से कोई संपर्क नहीं हुआ होता तो वो इसे सच मान लेता। लेकिन क्रिस्टल के साथ समय बिताने के बाद उसने महसूस किया कि डेब्बी के कथन में नखरेबाज लड़की क्रिस्टल से पूरी तरह अलग और अजीब लग रही थी। अचानक दरवाजे पर खड़े नौकर सभी ने झुककर एक साथ कहा, सुप्रभात, मिस्टर एवेंस। एंटनी ने मुड़कर देखा और डैनी आते हुए दिखाई दिया। उसने भ्रमित होकर पूछा, भाई, तुम वापस क्यों आए? मैंने कल रात यहाँ एक दस्तावेज छोड़ा था। मुझे इसे लेना है।
डैनी औपचारिक सूट और लेदर जूतों में था। उसकी आंखें शांत थीं। उसने डेब्बी और मिया की ओर देखा और पूछा, ये कौन है? जैसे ही एंटनी अनचाहे मेहमानों का परिचय देने वाला था, डेब्बी ने पहले ही बड़े उत्साह से कहा, आप ओवेंस परिवार के युवा मास्टर ही होंगे। ओह, आप सच में एक बड़े व्यवसायी जैसे दिखते हैं। मैं क्रिस्टल की दादी हूँ। जब से वो यहाँ आए हैं, उसने घर पर कोई फ़ोन नहीं किया। हमें उसकी बहुत याद आती है, इसलिए हम उसे देखने आए। डैनी ने ठंडे स्वर में कहा, उसने कोई फ़ोन नहीं किया? हाँ, मिया ने आह भरी और कहा, अब जब वो अपने जैविक परिवार के पास लौट गई है, वो हमें नज़रअंदाज करती है, लेकिन शायद इसलिए क्योंकि वो बहुत व्यस्त है और उसके पास समय नहीं है। चैप्टर 115। डैनी ने थूका। बाकी लोग नहीं समझ पाए कि उसका क्या मतलब था। उसने एंटनी की ओर देखा और सलाह दी, मेहमानों का अच्छा ख्याल रखना। मैं पहले चलता हूँ। भाई, हम तो खून के भाई हैं। तुम तो बहुत निर्दयी हो रहे हो, है ना? एंटनी ने शिकायत की। तुम्हारा खून का भाई कौन है? एंटनी कुछ नहीं कह सका। डैनी मुड़ा और चला गया। हाथ में फाइल बैग लिए वो गेट की ओर गया और वहीं देखा कि एक काली मेबाग कार रुक गई। सचिव ने भी कार की ओर देखा। लगता है मिस क्रिस्टल वापस आ गई हैं। डैनी ने नजरें हटा ली, बिल्कुल रुचि नहीं दिखाई। उसने ठंडी आवाज में कहा, चलो। क्रिस्टल कार में सिकुड़ गई। डैनी को पहले ही जाते देखकर उसने आखिरकार राहत की सांस ली। वो कितनी भाग्यशाली थी कि डैनी उसके प्रवेश से पहले ही जा चुका था। अगर डैनी उसे पहचान लेता तो डेब्बी और मिया उसे जीवित नहीं देख पाती। ड्राइवर ने भ्रमित होकर पूछा, यंग मैडम, आप बाहर नहीं उतरेगी? ओह, हाँ, मैं उतरूंगी। क्रिस्टल ने दरवाजा खोला। अंकल, कृपया यहीं मेरा इंतजार करें। उसका प्यारा चेहरा देखकर ड्राइवर खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। मेरा काम है आपको जहां चाहो ले जाना, मैडम। डन रन, मैं यहीं आपका इंतजार करूंगा। क्रिस्टल ने चमकती मुस्कान दी और ओवेंस परिवार के विला के गेट में प्रवेश किया। एक नौकर ने उसके प्रति उदासीन होकर सिर हिलाया। वापसी पर स्वागत है, मिस क्रिस्टल। मिस्टर ओवेंस काफी समय से आपका इंतजार कर रहे हैं। कृपया मेरे साथ आइए। उसने क्रिस्टल को लिविंग रूम तक ले जाया। उसकी तेज नजरों से डेब्बी ने तुरंत उसे देखा। क्रिस्टल। डेब्बी की आवाज सुनकर क्रिस्टल की लंबी पलकें झिंझरा गईं। डेब्बी ने क्रिस्टल को ऊपर से नीचे तक देखा। लड़की के अब भी ऐसे बैंग थे जो उसके चेहरे के आधे हिस्से को ढकते थे, और जिस ड्रेस को उसने पहन रखा था वह नाजुक, मुलायम फैब्रिक की बनी थी, जो निश्चित रूप से बहुत महंगी थी। क्रिस्टल की गोरी त्वचा और ये दूधिया पीली ड्रेस उसकी रंगत को और निखार रही थी। अब उसे देखकर वो अमीर परिवार की युवती जैसी लग रही थी। वो अब वैसी नहीं थी जैसी गांव में उनके साथ रहते समय थी। दादी, क्रिस्टल ने सबसे पहले डेब्बी को बुलाया, फिर मिया की ओर देखकर कहा, माँ। मिया ने ताने से कहा, ओह, तो अब भी जानती हो कि मैं तुम्हारी माँ हूँ? तुम कब से यहाँ वापस आई हो? क्या कभी हमारे बारे में सोचा? खैर, हमने तुम्हें 19 साल तक पाला। अब तक तुम कितने दिन यहाँ रही और तुम हमें भूल गई? क्रिस्टल ने कुछ नहीं कहा। डेब्बी ने बीच में बोलते हुए कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारी माँ तुम्हें डांटती है। पिछली बार जब मैंने तुम्हें फ़ोन किया और कहा कि पिताजी का पैर ठीक नहीं है, तो तुमने मुझे क्या कहा? सीधे फ़ोन काट दिया। क्या तुम डरती हो कि हम तुम्हें ब्लैकमेल करेंगे? क्रिस्टल, जब हमने 19 साल तक एक कुत्ता पाला, तो वो कुत्ता हमारे प्रति स्नेह क्यों नहीं दिखाएगा, है ना? एंटनी को लगा कि महिला की बातें कानों को सुखद नहीं लगीं। जैसे ही वो बोलने ही वाला था, उसने क्रिस्टल को कहते सुना, लेकिन कुत्ता 19 साल तक नहीं जी सकता। डेब्बी बी फ्री। एंटनी भी चुप रह गया, लेकिन उसे यह बात काफी वाजिब लगी। डेब्बी का चेहरा नीला पड़ गया। ठीक है, अब तुम अमीर परिवार की बेटी हो, इसलिए मुझे गंभीरता से नहीं ले रही। हर जगह मुझे जवाब देती हो, है ना? क्रिस्टल ने हैरानी से कहा, मैं बस सच बता रही हूँ। हमारे गांव का सबसे बड़ा पीला कुत्ता केवल 17 साल तक जीवित रह सकता था। डेब्बी ने एंटनी की ओर देखा। मिस्टर ओवेंस, देखो इसे, मैं ऐसी चीज कैसे पाल सकती थी? एंटनी ने क्रिस्टल की ओर देखा और कहा, बुजुर्गों से उलझकर बात मत करो। क्रिस्टल ने मुंह फुलाया, मैंने कुछ गलत कहा? एंटनी ने थोड़ी देर सोचा और फिर जवाब दिया, अब तक देखा गया सबसे पुराना कुत्ता शायद केवल 18 साल का था, लेकिन हम निश्चित नहीं हैं कि वो इससे अधिक नहीं जी सकता। क्रिस्टल ने सिर हिलाया और कहा, समझ गई। उनकी बात सुनकर डेब्बी के पास जवाब नहीं बचा। चैप्टर 116। मिया खुद को रोक नहीं पाई और बोली, क्रिस्टल, तुम अपनी दादी से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? क्रिस्टल ने एंटनी की आस्तीन खींची और धीरे से कहा, क्या आपने सुना?
आप बुजुर्गों से ऐसे बात नहीं कर सकते। एंटनी चुप रह गया। मैं ये सब किसके लिए कर रही हूँ? क्रिस्टल ओवेंस, डेब्बी ने नीची आवाज में कहा, तुम्हारे पिता अभी भी अस्पताल में हैं और ज्यादा हिल-डुल नहीं सकते। डॉक्टर ने कहा कि उनके पैर का इलाज नहीं हो सकता। वे केवल दर्द कम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत पैसा लगेगा। तुम्हारी क्या राय है? एंटनी ने भौहें उठाईं। जैसे ही वो बोलने वाला था, क्रिस्टल ने कहा, तुमने मुझे पहले ही क्रिस्टल ओवेंस कहा। हाय, परिवार के मामले का मुझसे क्या लेना देना? उसके चेहरे पर बहुत भ्रमित भाव था। मजाक नहीं, जैसे वो सच में नहीं समझ रही हो। डेब्बी स्तब्ध रह गई और फिर चिल्लाई, क्या मतलब है इसका? तुमने अपना सरनेम बदल लिया और अब हमें गंभीरता से नहीं ले रही, है ना? क्रिस्टल थोड़ी डर गई कि उसके थूक से छींटे पड़ जाएं। डेब्बी अक्सर दांत नहीं साफ करती थी। क्रिस्टल को घिन लगी और उसने जल्दी से 2 कदम पीछे हटा लिया। मिया ने आंखें ढकते हुए कहा, मिस्टर ओवेंस, सुनिए, उसने क्या कहा? वो वापस आए कितने दिन हुए? अब वो अपने पिता की भी परवाह नहीं करती। एंटनी ने भौहें तान लीं और महसूस किया कि क्रिस्टल की बातें बहुत ज्यादा थीं। डेब्बी के अनुसार, हाय परिवार गरीब जरूर था, लेकिन उन्होंने कभी क्रिस्टल के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। एंटनी को ये भी पता था कि सनशाइन विलेज काफी पिछड़ा हुआ था। वहाँ कई बच्चे पढ़ाई नहीं करते थे। गांव में जहाँ पुरुषों को महिलाओं से अधिक महत्व मिलता था, वहाँ के पुरुष भी किताबें नहीं पढ़ते थे, लेकिन हाय परिवार ने क्रिस्टल जैसी कॉलेज छात्रा को पाला। ये साफ दिखाता था कि हाय परिवार ने उसका बहुत ध्यान रखा। क्रिस्टल कह रही थी कि वो हाय परिवार की नहीं है और अपने अपनाने वाले पिता की परवाह नहीं करती। वो सच में निर्दयी थी। क्रिस्टल, एंटनी ने कहा, चूंकि तुम्हारे अपनाने वाले पिता बीमार हैं, तुम्हें जाकर उन्हें देखना चाहिए। क्रिस्टल ने होठ सिकोड़ लिए। वो डैन को देखने जरूर जाना चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि अगर वो वहां गई तो हाय परिवार पूरी तरह उससे उलझ जाएगा। असल में हाय परिवार ने पहले ही यह योजना बना ली थी कि वे उसकी हड्डियों का आखिरी कतरा तक निचोड़ लें। अगर वो कमजोर दिल वाली होती तो शायद अपनी जान बचा ही नहीं पाती। क्रिस्टल को याद आया कि जाने से पहले डैन दरवाजे पर बैठा था और धूम्रपान कर रहा था। ये डरपोक आदमी बहुत पतला था। वहां बैठा हुआ ऐसा लगता था कि हवा की एक झोंके से उड़ जाएगा। क्रिस्टल ने नीचे कमरे से बाहर आई। डैन रुक गया और खड़ा हो गया। उसने अपने मोटे हाथों से उसके नर्म बालों को छुआ और कहा, क्रिस्टल, जब तुम जाओ तो वापस मत आना। पापा जानते हैं कि अगर तुम यहाँ रहोगी तो सफल नहीं हो सकोगी। मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। उस आदमी की आंखों में आंसू थे। क्रिस्टल, अगर तुम फिर वापस आई तो मैं तुम्हें अपनी बेटी के रूप में नहीं पहचानूंगा, समझी? क्रिस्टल ने अपने नाजुक लाल होठों के कोने को काटा और सिर हिलाया। मैं नहीं जाऊंगी। तुम? एंटनी का चेहरा अच्छा नहीं लग रहा था। क्या तुम इतनी कृतघ्न हो? पहले उसने सोचा था कि क्रिस्टल शायद ऐसा व्यक्ति नहीं है, लेकिन अब लगता था कि डोरा की बातें सही थीं। वो स्पष्ट रूप से एक कृतघ्न व्यक्ति थी, जो केवल प्रसिद्धि और लाभ की चाह में थी। एंटनी ने क्रिस्टल की ओर बेहद निराशा से देखा और फिर मुड़कर जाने लगा। डेब्बी ने देखा कि एंटनी चला गया, तो उसने दिखावा छोड़ दिया और क्रिस्टल की बांह पकड़ ली। यहाँ आओ, उसने बहुत जोर लगाया और क्रिस्टल की त्वचा नाजुक थी। तुरंत ही उसका छोटा चेहरा दर्द में सिकुड़ गया। तुम? डेब्बी ने गाली दी, क्या तुम केवल इसलिए हमें दूर करने की कोशिश कर रही हो कि अब तुम अमीर हो गई हो? मैं तुम्हें बता रही हूँ, ऐसा सोचना भी मत। चैप्टर 117। मिया ने भी कहा, तुम्हारे पिता तुम पर कितने दयालु हैं। उन्होंने हमेशा तुम्हें सब कुछ दिया, तुम उन्हें ऐसे कैसे लौटाओगी? अगर तुम्हारे पिता को पता चला कि तुम इतनी निर्दयी हो तो वो गुस्से से मर जाएंगे। उसने हाथ बढ़ाया और अपनी उंगली से क्रिस्टल के सिर को टोक दिया। क्रिस्टल को तेज दर्द हुआ और उसकी आंखों में आंसू आने ही वाले थे। उसने होठ सिकोड़ते हुए कहा, दादी, मम्मी, आप लोग क्या चाहते हैं? उसकी बातें सुनकर मिया और डेब्बी ने एक दूसरे की तरफ देखा और कहा, तुम क्या बात कर रही हो? क्या हम यहाँ पैसे मांगने आए हैं? तुम्हारे पिता तुम्हें याद कर रहे थे और चाहते थे कि तुम जाकर उन्हें देखो। क्रिस्टल की पलकों ने झपकियां मारी। वो कुछ कहने ही वाली थी कि डेब्बी ने जोड़ते हुए कहा, लेकिन ये हमारी पहली बार है फेबी में, हमें यहाँ घुमाओ, है ना? हाँ, हाँ, हाँ। अब वो वास्तव में एवंस परिवार की 5th मिस हैं। उनके पास जरूर पैसा होगा। ये सुनकर मिया भी उत्साहित हो गई। उसने डेब्बी की ओर मुड़कर कहा, मम्मी, क्या आपको याद है वो नेकलेस जो मैं परसों दिखा रही थी? वो नेकलेस कितनी सुंदर थी। उसकी कीमत 1 लाख से ज्यादा थी, डेब्बी ने कहा। मिया ने क्रिस्टल की तरफ देखा। क्या कोई उसे बिल नहीं चुका रहा है?
डेब्बी ने रास्ते में देखे गए लोगों को याद किया जो तरह तरह के गहने पहन रहे थे। वो सबसे समृद्ध शहर के केंद्र को देखने के लिए बेताब थी। उसने क्रिस्टल को धक्का देते हुए कहा, हम अब क्यों नहीं चले? रुको। मिया अचानक थोड़ी नर्वस हो गई और बोली, अच्छा, क्या मैं डोरा को देख सकती हूँ? मैं उसे अभी तक नहीं मिली। जब मिया ने अपनी बेटी का जिक्र किया, जिसे उसने कभी नहीं देखा था, उसका व्यवहार पूरी तरह अलग था। वो नर्वस और कोमल लग रही थी। इस समय वो असली माँ जैसी दिख रही थी। एंटनी ने कहा कि वो यहाँ नहीं है। क्रिस्टल ने शांत होकर कहा, अगर तुम उसे देखना चाहती हो तो तुम्हें यहाँ इंतजार करना पड़ेगा। तो छोड़ दो, मिया ने कहा, वो शायद बहुत व्यस्त होगी। मैंने सुना है कि अमीर लड़कियों की इतनी सारी सामाजिक गतिविधियां होती हैं। मैं उसे परेशान नहीं करूंगी। क्रिस्टल ने मिया की ओर चुपचाप देखा और मुस्कुराई। हाँ, वो बहुत व्यस्त हैं। वे चले गए। अपने कमरे में डोरा उस सीजन के प्रमुख लग्जरी ब्रांड्स के कपड़े देख रही थी। जब उसने नौकर की बातें सुनी तो उसने राहत की सांस ली। वे आखिरकार चले गए। छोटे सोफे पर बैठकर एंटनी ने पानी की घूंट ली और कहा, उस बूढ़ी महिला को भूल जाओ। मिया तुम्हारी जैविक माँ है। क्या तुम उन्हें देखना नहीं चाहती? डोरा का चेहरा बदल गया और उसने कहा, मेरी माँ का नाम क्लोए है। मैं बस कह रही थी, गुस्सा मत हो। एंटनी ने कहा, अगर तुम उन्हें नहीं देखना चाहती तो छोड़ दो। उन्होंने कहा कि डैन बीमार है। क्या हम उन्हें कुछ पैसे दें? डोरा की आंखों में चमक थी। एंटनी पैसे देने वाला नहीं होना चाहिए। उन्हें पैसे क्रिस्टल से मांगने चाहिए। भाई, ये मुझे संभालने दो। डोरा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे ही उन्हें पैसे देने चाहिए। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। ठीक है, एंटनी ने कहा, अगर तुम्हारे पास पर्याप्त पॉकेट मनी नहीं है तो बड़े भाई से ले लो। डोरा ने शरारती अंदाज में कहा, क्या मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती? तुम्हारा तीसरा भाई तुम्हारे बड़े भाई और दूसरे भाई से तुलना नहीं कर सकता। अब भी मैं अपने परिवार पर निर्भर हूँ। एंटनी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे बड़े भाई का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। दूसरे भाई की तनख्वाह बहुत ऊंची है। उनमें से कौन मुझसे अमीर नहीं है? मैं तो कार खरीदने के लिए पैसे बचा रहा हूँ। डोरा ने हताशा में कहा, ऐसा लगता है जैसे पापा तुम्हें पैसे नहीं दे रहे। एंटनी मुस्कुराए। जब वो डोरा से बात कर रहा था, उसका मन पूरी तरह क्रिस्टल में लगा हुआ था। वो डेब्बी और मिया को कहाँ ले गई थी? चैप्टर 118। क्रिस्टल ने श्री लियू, जो ड्राइविंग कर रहे थे, से कहा कि वो उस शॉपिंग बिल्डिंग पर रुक जाए जहां हारोल्ड ने उसे पिछली बार ले गया था। हालांकि डेब्बी एक शरारती महिला थी, उसने कभी दुनिया नहीं देखी थी। जब उसने यहाँ चमकदार और सुंदर पुरुषों और महिलाओं, ऊंची इमारतों और साफ सुथरी खिड़कियों को देखा तो वह खुद को थोड़ी शर्मिंदा महसूस करने से रोक नहीं पाई। उसने कहा, कोई हैरानी नहीं कि हर कोई शहर आना पसंद करता है। जब से उसने एवंस परिवार का पैसा लिया था, वो सनशाइन विलेज के शहर में बड़ी ग्राहक बन गई थी। हालांकि ये शहर किसी बड़े शहर के मुकाबले कुछ भी नहीं था। उसने सोचा कि उसने बहुत कुछ देखा है, लेकिन अब उसे लगा कि वो जैसे एक कुत्ते की तरह है। उन अच्छी तरह से कपड़े पहने शहर की सुंदरियों के बीच असंगत। मिया ने इधर उधर देखा और कहा, ये किस तरह के कपड़े पहन रही हैं? इन्हें कपड़े कैसे कहा जा सकता है? क्या ये पुरुषों को लुभाने के लिए ऐसे खुलासे वाले कपड़े पहनकर बाहर आए हैं? क्रिस्टल ने कुछ नहीं कहा और शॉपिंग मॉल में चली गई। डेब्बी जल्दी से उसके पीछे गई और बोली, मैं पहले 2 सेट कपड़े खरीदना चाहती हूँ। यहाँ आने से पहले उसने जानबूझकर अपनी सबसे महंगी पोशाक पहन रखी थी, लेकिन फिर भी उसमें गरीबी की झलक थी, जिससे वो सिर ऊंचा नहीं कर पा रही थी। उसे तुरंत कपड़े बदलने पड़े। क्रिस्टल ने कुछ नहीं कहा। वे भीड़ के साथ तीसरी मंजिल तक गए। इस मंजिल पर हर तरह की लग्जरी दुकानें थीं और अंदर बहुत सारे कपड़े थे। डेब्बी की आंखें अचानक चमक उठी। वो मिया के साथ अंदर गई और जो कुछ भी देखा उसे पसंद आ गया। सेल्स पर्सन ने उन्हें देखा और भौहें चढ़ाईं। हालांकि उसकी मुस्कान अभी भी मीठी थी। आप क्या खरीदना चाहेंगे? मैं 2 सेट कपड़े खरीदना चाहती हूँ, डेब्बी ने कहा। मेरे लिए कुछ उपयुक्त है क्या? सेल्स पर्सन ने एक पल रुकी और कहा, हाँ, लेकिन हालांकि यहाँ के सारे कपड़े महंगे थे। क्या ये दोनों इसे खरीदने में सक्षम थीं? क्या आप मुझे कमाक रही हैं? मिया लोगों की नज़रों के प्रति बहुत संवेदनशील थी, इसलिए उसने तुरंत कहा, क्या आपको लगता है कि हम यहाँ आते अगर हम खरीदने में सक्षम नहीं होते? उसने क्रिस्टल को खींचा और कहा, यह मेरी बेटी है, उसके पास बहुत पैसा है। जब सेल्स पर्सन ने देखा कि क्रिस्टल के शरीर पर जो ड्रेस थी वो किसी लग्जरी ब्रांड के लिमिटेड सीजन की थी, उसका रुख तुरंत सम्मानजनक हो गया। ठीक है,
कृपया मेरे पीछे आइए। दूसरे सेल्स पर्सन ने उत्साहपूर्वक क्रिस्टल से कहा, मिस, आप क्या खरीदना चाहेंगी? आज हमारी दुकान में कुछ नए कपड़े आए हैं। वे VIPs को भेजे जाने वाले थे। क्या आप देखना चाहेंगी? मैं खुद देख लूंगी। क्रिस्टल रेस्ट एरिया में बैठ गई और कहा, आप जाकर अपना काम करें। ठीक है। सेल्स पर्सन ने उसे मजबूर नहीं किया और उसके लिए एक गिलास पानी लाया। वहीं दूसरी ओर डेब्बी और मिया पागलों की तरह कपड़े पहन उतर रही थी। उन्हें सब कुछ पसंद आया, इसलिए उन्होंने एक ही बार में 5 या 6 सेट कपड़े ले लिए। सेल्स गर्ल बहुत खुश थी। इस खरीद से वो आसानी से इस महीने का टारगेट पूरा कर सकती थी। मिया अभी भी अपने नेकलेस के बारे में सोच रही थी और बोली, मम्मी, हमें केवल 2 सेट ही खरीदने हैं। क्या तुम्हें डर है कि भविष्य में हमें मौका नहीं मिलेगा? डेब्बी ने एक पल सोचा और सहमति में सिर हिलाया। वो अपने नए कपड़े हाथों में लेकर गर्व से काउंटर की ओर चली गई। उसने टीवी पर देखी गई उच्च वर्ग की महिलाओं की नकल करते हुए अहंकारी अंदाज में कहा, मैं ये सब ले लूंगी। ठीक है, कृपया एक पल प्रतीक्षा करें। सेल्स गर्ल ने जल्दी से राशि की जांच की और मुस्कुराते हुए कहा, हेलो, कुल 2,60,000 हैं। आप कार्ड से भुगतान करेगी या? जब डेब्बी ने सुना कि ये कपड़े $2,60,000 के हैं, तो वो हैरान हुए बिना नहीं रह सकी। हालांकि वो डर दिखाना नहीं चाहती थी। उसने जल्दी से खुद को शांत दिखाया और क्रिस्टल की ओर देखा। आओ और बिल चुकाओ। क्रिस्टल धीरे धीरे खड़ी हुई, काउंटर पर अभी अभी चुनी गई एक टाई रखी और कहा, मैं बिल चुकाना चाहती हूँ। एक पल रुकने के बाद उसने कहा, सिर्फ ये टाई। चैप्टर 119। सेल्स पर्सन का चेहरा ठिठक गया और उसने पुष्टि की, सिर्फ ये टाई? तो ये बाकी? क्रिस्टल ने कहा, मैं ये चीज़ें खरीद रही नहीं हूँ। मुझे बिल क्यों देना चाहिए? डेब्बी का चेहरा तुरंत लाल हो गया। क्रिस्टल, इसका क्या मतलब है? तुम बिल नहीं देना चाहती? क्रिस्टल ने अपनी आंखें झपकाई और कहा, यह वही है जो मैं खरीदना चाहती थी। मैंने पहले ही इसे खरीद लिया है। अगर तुम्हें कोई कपड़े पसंद हैं, तो तुम खुद उनका भुगतान कर सकती हो। शॉप असिस्टेंट का चेहरा अजीब हो गया। उसने टाई को सावधानी से पैक किया और पूछा, क्या आप कार्ड से भुगतान करेगी? क्रिस्टल ने अपने बैग से कार्ड निकाला। जब सेल्स पर्सन ने इसे देखा, उसका चेहरा तुरंत बदल गया। वो यहाँ पिछले 4 साल से काम कर रही थी। ये कार्ड उसने पहली बार देखा था। उसने तुरंत क्रिस्टल के प्रति अधिक सम्मान दिखाया और मुस्कुराते हुए कहा, आपका बिल चुका दिया गया है। क्रिस्टल ने बैग उठाया, मुड़ी और जाने ही वाली थी कि मिया ने उसे पकड़ लिया और कहा, रुको। अगर तुम आज भुगतान नहीं करोगी, तो मत सोचो कि तुम जा सकती हो। वे जब दुकान में आई थी तो अपने आप में बहुत घमंडी थी और कई बार कपड़े ट्राई करने के बाद अगर एक भी नहीं खरीदती, तो ये शर्म की बात होती। डेब्बी अपनी प्रतिष्ठा की परवाह नहीं कर रही थी। वो सिर्फ क्रिस्टल का फायदा उठाना चाहती थी, इसलिए उसे जाने नहीं देना चाहती थी। वो जमीन पर बैठ गई और रोते हुए बोली, सभी लोग आओ और देखो। इस आभारपूर्ण व्यक्ति को देखो। अब वो अमीर हो गई है। उसे अपने माता पिता की परवाह नहीं है। अब वो मेरे लिए कुछ कपड़े खरीदने तक को तैयार नहीं। ऐसे चीज को पालने का क्या फायदा? दुकान में अन्य ग्राहक भी देखने लगे। बाहर से लोग ग्लास की खिड़की के जरिए मजा देख रहे थे और हल्की आलोचना की आवाज भी सुनाई दे रही थी। शॉप असिस्टेंट्स एक दूसरे को निराश नजरों से देख रहे थे। उन्होंने कभी इतनी शरारती महिला से सामना नहीं किया था, इसलिए वे एक पल के लिए नहीं जानते थे कि क्या करें। इसी समय किसी ने अचानक कहा, ये तो बस कुछ कपड़े हैं, है ना? बूढ़ी महिला ने तुम्हें इतनी मेहनत से पाला, अब तुम पैसे कमाती हो और उसके लिए कुछ कपड़े खरीदने तक को तैयार नहीं हो। बोलने वाली महिला 40 या 50 साल की लग रही थी। उसने क्रिस्टल की ओर तिरस्कार से देखा और कहा, अगर मेरी बेटी तुम्हारी तरह बड़ी होती तो मैं गुस्से में मर जाती। ओह, देखो इन 2 लोगों के कपड़े। मुझे लगता है इस महिला के पास ज़्यादा पैसा नहीं है, लेकिन वो दिखावा करना पसंद करती है, इसलिए अपने परिवार के साथ यहाँ आए। नतीजा ये कि वो इतने सारे कपड़े नहीं खरीद सकती। घिनौना है। अमीर महिला के पास खड़ी दूसरी महिला ने कहा, अगर गरीब हो तो ऐसे जगह मत आओ। ये शर्मनाक है। जब डेब्बी ने सुना कि कोई उसकी मदद कर रहा है, तो वो और अधिक आत्मधार्मिक हो गई। मैंने तुम्हें इस उम्र तक पाला, क्या यही तुम्हारा बदला है? मैं अब जीवित क्यों हूँ? मुझे बस मर जाना चाहिए। जैसे ही उसने कहा, वो दीवार पर मारने ही वाली थी। मिया ने तुरंत उसे पकड़ लिया और क्रिस्टल से कहा, क्या तुम्हें अपनी दादी को मरने पर मजबूर करना है? मुझे पता है तुम्हारे पास पैसा है, बस अपनी दादी के लिए कपड़े खरीद दो। उसने कभी अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा इस्तेमाल नहीं किया। इसे मेरी तरफ से उधार मान लो।
मैं बाद में तुम्हें पैसे वापस कर दूंगी। महिला और भी अधिक घृणित हो गई। बच्चों का अपने माता पिता पर पैसा खर्च करना स्वाभाविक नहीं है क्या? तुम्हारी माँ पहले ही तुम्हारे पास भिक्षा मांग चुकी है, फिर भी तुम इतनी उदासीन हो। क्रिस्टल ने आखिरकार प्रतिक्रिया दी। उसने अपनी आंखें झपकाई और कहा, मैडम, ऐसा लगता है कि इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं ऐसी अधिकृत बेटी जैसी चीज को देखकर सहन नहीं कर सकती। महिला ने तिरस्कार से कहा, तुम इतनी अविनीत हो। क्या तुम्हें डर है कि लोग तुम्हारे बारे में बुरा कहेंगे? मिसेस वॉटसन, वो सेल्स पर्सन जिसने क्रिस्टल का बिल चुकाया, खुद को रोक नहीं सकी और पूछी, क्या आप कहना चाहती हैं कि आप इस बूढ़ी महिला के लिए भुगतान करना चाहती हैं? चैप्टर 120। मिसेस वॉटसन तुरंत ही बवाल मचाने लगी। वो और मैं न तो रिश्तेदार हैं और न ही दोस्त। मुझे उसके लिए भुगतान क्यों करना चाहिए? क्या तुम्हें लगता है मेरा पैसा आसानी से आता है? क्रिस्टल ने कहा, मेरा पैसा भी आसानी से नहीं आता। उसे इतना भी गरीब होना पड़ा कि उसने सिर्फ हैरल्ड द्वारा दिया गया कार्ड दिखावा करने के लिए इस्तेमाल किया। मिसेस वॉटसन ने कहा, वो तुम्हारी दादी और माँ हैं। तुम्हें उनके लिए पैसे खर्च नहीं करने चाहिए। क्रिस्टल चुप रही। मुझे लगता है कि आप भी पैसिफिक ओशन में नहीं रहती होंगी। क्या? क्रिस्टल ने कहा, केवल जो लोग पैसिफिक ओशन में रहते हैं वही इतने दखलंदाज हो सकते हैं। मिसेस वॉटसन गुस्से में बोली, क्या तुम मुझे गालियां दे रही हो? क्रिस्टल ने कहा, मैं सिर्फ तुम्हारा बैकग्राउंड चेक कर रही थी। सेल्स पर्सन जानती थी कि मिसेस वॉटसन स्वभाव से अच्छी नहीं है, इसलिए उसने जल्दी से मामला सुलझाने की कोशिश की और कहा, गुस्सा मत होइए। आप दोनों को आपस में समझौता करना चाहिए। लेकिन मिसेस वॉटसन ने सेल्स पर्सन की बात नज़रअंदाज करते हुए क्रिस्टल की ओर घूरते हुए कहा, मेरी बहन सही कह रही है ना? तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं और तुम सिर्फ दिखावा करने के लिए उन्हें यहाँ लाई हो, है ना? क्रिस्टल बहुत ईमानदार थी। जैसे ही वह मानने ही वाली थी कि उसके पास सच में पैसे नहीं हैं, एक मध्यवयस्क आदमी जो सूट और लेदर शूज में था अचानक अंदर से बाहर आया। वो नर्वस लग रहा था, माथे पर ठंडी पसीने के साथ। जब सेल्स पर्सन ने उसे देखा, वो चौंक गई। मैनेजर, आप यहाँ क्यों हैं? स्टोर मैनेजर ने भीड़ में क्रिस्टल की ओर उत्साहपूर्वक देखा और कहा, यह मिस एवंस है ना? क्रिस्टल उलझन में थी। आप मुझे जानते हैं? मैनेजर मुस्कुराते हुए बोला, मैं आपको नहीं जानता, लेकिन मुझे अभी अभी एक ऑर्डर मिला। क्रिस्टल और भी ज्यादा उलझन में थी। मैनेजर ने कहा, किसी ने पहले ही मिस एवंस के लिए ये कपड़े खरीद लिए हैं। क्या? मिया स्तब्ध हो गई। किसने खरीदा? मिसेस वॉटसन का चेहरा अच्छा नहीं लग रहा था और उसने बुरी आवाज में कहा, क्या शुगर डैडी ने बिल पहले ही चुका दिया? स्टोर मैनेजर ने जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने सेल्स पर्सन से बड़ी कैंची निकालने को कहा। सबकी आश्चर्यचकित नजरों के सामने उसने खुद कपड़ों के ढेर को टुकड़ों में काटा। केवल तब उसने कैंची नीचे रखी और क्रिस्टल से कहा, उस व्यक्ति ने मुझे आदेश दिया कि सारे कपड़े काट कर कूड़ेदान में फेंक दूं। उसने कहा कि ये कपड़े गंदे हो गए हैं, दूसरों के लिए पहनना ठीक नहीं है, इसलिए उसने कहा कि इन्हें काटकर कूड़ेदान में फेंक दे। डेब्बी ने अपनी आंखों से देखा कि 2 लाख से ज्यादा युआन के कपड़े अब किसी काम के नहीं रहे। उसकी आंखें ऑलमोस्ट बाहर निकलने वाली थीं। ये सब मेरे कपड़े हैं। मेरे कपड़े? किसने तुम्हें इन्हें काटने की अनुमति दी? वो जमीन से उठी, कपड़ों के ढेर को पकड़ा और लगभग रोने लगी। तुम्हें मुझे हर्जाना देना होगा। स्टोर मैनेजर का नजरिया सेल्स पर्सन से कहीं बेहतर था। उसे डेब्बी के चिल्लाने की कोई परवाह नहीं थी। इसके बजाय उसने सेल्स पर्सन को आदेश दिया, अब से हमारे ब्रांड के किसी भी स्टोर में मिसेस वॉटसन को कुछ भी नहीं बेचना। जैसे ही यह शब्द निकले, मिसेस वॉटसन खुद ही स्तब्ध रह गई और सेल्स पर्सन भी। ऐसा लग रहा था कि इस छोटी लड़की के पीछे की शक्ति उसने सोचा भी नहीं था उससे कहीं ज्यादा मजबूत थी। हाँ मैनेजर, सेल्स पर्सन ने कहा, मैंने नोट्स बना लिए हैं। भविष्य में हमारे सभी स्टोर मिसेस वॉटसन को कुछ भी नहीं बेचेंगे। मिसेस वॉटसन ने तेज आवाज में कहा, मैं आपके स्टोर की वीआईपी हूँ। आप सिर्फ एक मैनेजर हैं। आपके पास इतनी शक्ति कैसे हो सकती है? मैनेजर ने कहा, यह मुख्यालय की इच्छा है। मिसेस वॉटसन हक्के बक्के रह गई। क्यों? मिसेस वॉटसन, आपने मिस एवंस पर व्यक्तिगत हमला किया, जिससे ग्राहकों के लिए शॉपिंग अनुभव बहुत अप्रिय हो गया। हमारे पास ऐसा करने का अधिकार है। मैंने आपके यहाँ लाखों युआन खर्च किए। मुझे खेद है। मैनेजर ने कहा, भविष्य में आप अधिकतर अन्य प्रोडक्ट्स देख सकती हैं। मिसेस वॉटसन चुप रह गई। भले ही वो कितनी भी मूर्ख हो, उसने समझ लिया कि क्रिस्टल की पहचान सरल नहीं है। तुम आखिर कौन हो?
ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, आगे और भी अनजाने राज खुलेंगे। उन्हें मिस ना करने के लिए अभी सब्सक्राइब करें एकोज ऑफ शोभना को।